Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So today we are going to start about that limitation of electromagnetic wave theories. Yes, you know कि already we have done about the electromagnetic wave theories. We have done electromagnetic spectrum. Okay, तो वहाँ पर हमने electromagnetic wave theories की बहुत सारी properties भी पढ़ी और how we can differentiate the radiations of different sources. तो वहाँ पर हमने इनकी characteristics पढ़ी कि like wavelength, frequency, wave number. Okay, और फिर हमने उन radiations की एक arrangement पढ़ी. That arrangement is known as electromagnetic spectrum. अंडरस्टैंड. तो यहाँ तक का भी पॉइंट हमने कर चुके हैं, तो आई थिंक यहाँ तक के पॉइंट आपके क्लियर होंगे. ओके, अगर जो बच्चे अब नए जुड़े हैं जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो दे कैन चेक द प्रीवियस वीडियो आल्सो. ओके, आज हम बात करने वाले लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. तो बेटा इस थ्योरी के अंदर फिर ऐसी कमियां क्या थी जिसकी वजह से हमें एक नई थ्योरी को भी देखना पड़ा या नई थ्योरी को सामने आना पड़ा. अब हम नई थ्योरी कौन सी पढ़ने जाएंगे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. बट उसमें जाने से पहले मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की हमें कमियां पता चलनी चाहिए कि इसके अंदर लिमिटेशन क्या थी. कि नो डाउट कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. किसी कोई डाउट नहीं कि इस थ्योरी ने लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया. कौन कौन सी? लाइक इंटरफेरेंस, है ना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा. बट लेकिन कमी क्या रहेगी कि दिस थ्योरी could not explain. ये थ्योरी क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई? फर्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. यस बेटा, ये थ्योरी हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई. अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है अभी समझेंगे हम. दिस थ्योरी could not explain the photoelectric effect. वो भी अभी समझेंगे हम. ओके, थर्ड, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द हीट वेरिएशन इनटू द मेटल्स. कि जो मेटल्स हैं उनके अंदर हीट वेरी कैसे करती है ना, कि हीटिंग जो कंडक्टिंग पावर है वो हर मेटल्स की डिफरेंट है. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हीट कैसे वेरी कर रही है मेटल्स के अंदर, उनकी कंडक्टिंग पावर डिफरेंट कैसे है. ओके, तो इन चीजों के बारे में ये थ्योरी कुछ नहीं बता पाई, हमें इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई. दैट मीन्स कि ब्लैक बॉडी के बारे में नहीं बता पाई. अगर कोई ब्लैक बॉडी क्या होती है अभी हम डिस्कस करने वाले कि ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है बेटा कि एनी ऑब्जेक्ट विच हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स इट गेव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर. कि जैसे जैसे हमने मान लिया हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ओके, जस्ट लाइक आयरन, और उसको हमने गर्म कर दिया, तो जैसे जैसे उसको हीट करते जाएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर उसमें कलर में वेरिएशन आती जाएगी. तो उस कलर वेरिएशन को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई भी एक ही सब्सटेंस डिफरेंट टाइप का कलर कैसे शो कर रहा है. ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स कि जो कोई भी मेटल सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर उसके ऊपर कंटिन्यू लाइट स्ट्राइक करती है, अगर हम सपोज हमने कोई भी आयरन प्लेट हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रख दी, आफ्टर सम टाइम इट बिकम हॉट, यस और नो, तो वो गर्म क्यों हुई? उसके ऊपर सनलाइट बार बार टकरा रही थी आके, तो ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि जिसकी वजह से वो प्लेट हमारी गर्म हो गई, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया उसके अंदर. तो इन चीज़ों के बारे में ये थ्योरी हमारी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई. यस, तो दैट मीन्स कि कोई और भी रीजन है कि अकेली ये हम ये बोल सकते हैं कि अकेली ये थ्योरी लाइट के नेचर को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही. अब मान लिया हीटिंग इफेक्ट कब क्रिएट होता है कि जब पार्टिकल से पार्टिकल टकराएंगे, है ना. अगर हम थोड़ी देर हाथ को रब करें ऐसे तो क्या होगा, हमें हीटिंग फील होगी नहीं होगी? यस और नो. इसका मतलब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ दिस हैंड एंड दिस हैंड दे आर गोइंग टू स्ट्राइक, वो एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं, तभी तो हीट प्रोड्यूस हो रही है. अगर मैं अपने हाथ को ऐसे हवा में कितनी देर में हिलाता रहूँ, क्या मेरा हाथ गर्म हो जाएगा?
नहीं हो रहा ना। दैट मीन्स कि जब तक मटेरियल पार्टिकल से मटेरियल पार्टिकल नहीं टकराएंगे तब तक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा ही नहीं। यस तो इसका मतलब कि इस थ्योरी में कुछ कमियां थी कि जो लाइट के नेचर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब हमें किसी और थ्योरी के ऊपर भी जाना पड़ेगा, बट उससे पहले हम ये चीजें समझते हैं कि व्हाट इज द ब्लैक बॉडी एंड व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस बेटा, तो पहले बात करते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी क्या होती है हमारे पास कि ब्लैक बॉडी होती क्या होती है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है हमारा ब्लैक बॉडी विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट टाइम with respect to टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे एग्जाम्पल डिस्कस करें कि सपोज वी आर गोइंग टू हीट एनी आयरन ऑब्जेक्ट। यस बेटा, आयरन ऑब्जेक्ट को हमने हीट किया है ना, आयरन ऑब्जेक्ट को हम हीट कर रहे हैं। सो आफ्टर सम टाइम व्हेन इट विल एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट, आपने छोटी क्लासेस में सुना भी होगा लेटेंट हीट है ना, कि जब इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगी तो फर्स्टली इट बिकम डल रेड, थोड़ा थोड़ा डल रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन द फर्दर टेम्परेचर विल इंक्रीज इट बिकम ब्राइट रेड, शार्प रेड। आफ्टर सम टाइम इट बिकम येलो, कि जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा हमारा उसके अंदर येलोनेस आ जाएगी। एंड व्हेन द टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज इट बिकम व्हाइट and finally it will give blue color. That means ऑब्जेक्ट तो हमारा एक ही था ना, बट वो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कंटिन्यू बढ़ाए जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर रेडिएशन। और कलर किसकी वजह से आ रहा है? इसका मतलब ये डिफरेंट टाइप की रेडिएशन इमिट कर रहा है ना। कलर हमें किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? ड्यू टू रेडिएशन। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें ब्लू कलर ये दिखाई दे रहा है, रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर विजिबल रीजन है जो हमें दिखाई देता है विबग्योर, है ना। तो हमें ये कलर दिखाई दे रहा है, रेड, शार्प रेड, येलो, व्हाइट, ब्लू। ये किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये रेडिएशंस की वजह से हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट हो रही है, तभी तो कलर में चेंज आ रहे हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? डिफरेंट टाइप की रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। और अगर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करें कि एनी ए ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर और इमिटर ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। तो ये ऐसा अजम्पशन किया गया है कि जो ब्लैक बॉडी है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट इमिटर है ऑल टाइप के रेडिएशंस के लिए। कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो हर टाइप के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है और हर टाइप के रेडिएशन को अपने अंदर से इमिट कर सकता है। ओके, एनी ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि कोई भी काली बॉडी, काला रंग, नहीं, कि ऐसी कोई भी हैवी बॉडी जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, दैट कैन एक्ट एज ए ब्लैक बॉडी। अंडरस्टैंड? तो ब्लैक बॉडी से मतलब ये नहीं कि काली बॉडी, काली चीज ही ऐसा ये काम करेगी। को एनी ऑब्जेक्ट जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। बट ये सीधा प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली ऑन अर्थ नो सब्सटेंस इज एक्टिंग एज ए ब्लैक बॉडी। अगर हम अर्थ पे देखें तो प्रैक्टिकली कोई सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो एज ए ब्लैक बॉडी जिसको हम ले सकें, जिसको हम एज ए ब्लैक बॉडी मानते हो। इट इज जस्ट ए अजम्पशन। तो एक हम सन को ब्लैक बॉडी जरूर अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज सन के अंदर हमारे हर टाइप की रेडिएशन इमिट हो जाती है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर प्रैक्टिकली कोई ऑब्जेक्ट हम ब्लैक बॉडी कंसीडर नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो ये डेफिनेशन समझ में आई। तो दिस इज द ब्लैक बॉडी, कि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के कलर इमिट कर रहा है। तो लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हमें इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से जो रेडिएशंस है वो कंटिन्यू निकलती है,
अब कंटिन्यू निकलती हैं तो फिर इनका कलर कैसे चेंज हो सकता है? कंटिन्यू रेडिएशन निकलेंगी तो इसका मतलब एक जैसी फ्रीक्वेंसी एक जैसी वेवलेंथ की आएंगी। अंडरस्टैंड? तो जब एक जैसी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी रहेगी तो फिर कलर में वेरिएशन कैसे आ सकता है? समझ में आ रही है ना बात? तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। अंडरस्टैंड? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट इज आवर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस बेटा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, ये इफेक्ट ये थ्योरी में क्या होता है? गिवन बाय हर्ट्ज। किसने दिया हमें? हर्ट्ज ने। तो उसने क्या बोला हर्ट्ज ने कि व्हेन ए लाइट ऑफ minimum frequency fall on the surface of any metal object, then it eject the electron। देखिए क्या कह रहा है ये कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट है, बीम ऑफ लाइट है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी हो जितनी इनके अंदर एबिलिटी हो। कैसे? भी मान लिया हमारे पास एक सन एक सोर्स है, इसमें से रेडिएशन आई है हमारी, और यहाँ पे हमने एक मेटल सरफेस रखी हुई है, मेटल प्लेट। ये जो एनर्जी है जैसे ही जहां पे जिस पोजीशन पे आप स्ट्राइक करेंगे, यहां स्ट्राइक की, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, दैट इलेक्ट्रॉन गेट इजेक्टेड। बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट शुड बी मिनिमम। इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल पाए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर एनर्जी ने अपनी जगह ले ली, तो टाइमली क्या होगा? दिस ऑब्जेक्ट बिकम हॉट, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा, है ना। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? कि दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, या फिर एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, कि उस मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, एंड रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट। न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यस बेटा, एक पॉइंट यहां पे मुझे पता चला। और एक पॉइंट क्या बता रहा है ये कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ejected electron, kinetic energy of the ejected electrons will be equal to the amount of striking frequency, striking amount of striking फ्रीक्वेंसी, है ना, इंसिडेंट रेडिएशन जिसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि तो कितनी अमाउंट की, कितनी फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है उससे टकरा रही है, तो दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम इक्वेशन बनाकर देखें बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वेशन हमारे पास बनती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर, यस, that will be equal to h nu minus h nu naught। h nu क्या है हमारे पास? इंसिडेंट रेडिएशन, जितनी आके टकराई, मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन टकरा रही है, और ये क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो यूज हो जाएगी पार्टिकल्स की, कि जितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, इतनी एनर्जी तो यूज होगी ना ये, तो बाकी तो यही बची। मान लिया कि ठीक है, हमारी मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, यहां हमारे पास ये आई इंसिडेंट रेडिएशन,
इंसिडेंट रे। इसके पास एनर्जी कितनी है, एच न्यू। एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। भीतरी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आके टकराई और यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन वो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कि जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आई थी उसमें से एच न्यू यूज हो गई हमारी, एच न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अगर माइनस कर दें हम कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टैंड। और यहां पे एक पॉइंट और भी बेटा हमें ध्यान रखना है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy required to eject the electrons क्या थी हमारी, एच न्यू नॉट। इतनी एनर्जी तो हमें चाहिए कम से कम, थ्रेशोल्ड वैल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। क्योंकि जब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी उस ऑब्जेक्ट को तभी तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे ना, तो इसका मतलब उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कितना हुआ, काम कितना हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज, कितनी एनर्जी यूज होगी, न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना। तो यहीं पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, वर्क फंक्शन। तो ये हमारी इक्वेशन है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारे पास सेकंड इफेक्ट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। भाई जब कोई रेडिएशन आकर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये थ्योरी तो मैं नहीं बता पाई ना। इस थ्योरी में तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो रेडिएशन है वो वेव्स फॉर्म में आ रही है और उनको किसी मटेरियल मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो वेव्स फॉर्म में आ रही है, तो रेडिएशन यहाँ से टकराएंगे तो उसके अंदर से पास आउट हो जानी चाहिए थी, देन इलेक्ट्रॉन्स कैसे इजेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब अकेली वेव थ्योरी जो है वो लाइट के नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। दैट मीन्स कोई और थ्योरी है, तो इसका मतलब कि इससे क्या करने समझ में आ रही है चीज हमें, कि जो लाइट है उसका खाली जो है वो वेव नेचर ही नहीं है, उसके अंदर पार्टिकल्स भी हैं छोटे छोटे। दैट मीन्स इसलिए हमें सेकंड थ्योरी की जरूरत पड़ी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो आकर ये बताएगी कि जो लाइट है उसके अंदर खाली वेव नेचर ही नहीं होता, उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर्स भी होते हैं। अब जब हम पार्टिकल कैरेक्टर्स का पता लग जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, आई थिंक समझ में आएगा अच्छे से। यस, थैंक यू।